नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः आपका स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम में। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, और सिंधु सभ्यता की विभिन्न तथ्यों के संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी ली, जिसके अंतर्गत मैंने उद्भव और विकास के संदर्भ में आपको जानकारी दी। नगरीकरण और सभ्यता क्या है उसके संदर्भ में हमारी आपकी बातचीत हुई। साथ ही साथ किस तरीके से वो निकल कर के आई, कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे कि प्री हड़प्पा या अर्ली हड़प्पा के संदर्भ में क्या नवीन जानकारियाँ हुई, किस प्रकार से नवीन शोध आगे बढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के संदर्भ में। आज हम लोग बात करेंगे उसके विस्तार के बारे में। अभी तक जो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को जाना, एक सामान्य रूप से जाना कि कैसे सभ्यता अस्तित्व में आई और किन किन क्षेत्रों में किन किन नवीन शोधों के माध्यम से इस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती जा रही है। आज हम लोग देखेंगे कि इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कहाँ ये सभ्यता फैली हुई है, और साथ ही साथ हम बाद में इसकी विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में एक बात हुई थी कि सिंधु सभ्यता का जो प्रारंभ है उसकी शुरुआत 1921 में होती है, जहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज कर ली जाती है। हड़प्पा एक प्रमुख पुरास्थल, प्रारंभिक पुरास्थल निकल कर के आता है, जिसकी वजह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। 1922 में मोहनजोदाड़ो नामक एक पुरास्थल की खोज होती है, और वह सिंधु नदी के किनारे मिलता है। और उसके बाद से जब ट्रेस किया जाने लगता है, काम आगे बढ़ता है, तो देखा जाता है कि सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर पुरास्थल मिल रहे हैं। तो इसको एक और नाम दे दिया गया, वो था सिंधु घाटी। बाद में प्रथम नगरीकरण इसको सभ्यता के तौर पे देखा जाने लगा, क्योंकि ज़्यादातर नगर मिल रहे थे। इसके बाद इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि हम देखा गया कि ज़्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो जो वस्तुएं मिल रही थी, पुरानिधियाँ मिल रही थी, वो तांबे और कांसे की थी। इसीलिए उसको हम कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसको आदि इतिहास के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है, इसे आद्य इतिहासकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ विद्यार्थियों का ये प्रश्न भी था कि क्यों इसे आद्यकालीन कहा गया है। A.L. बॉसम ऐसा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इसको प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखना चाहिए, प्रागैतिहास के अंतर्गत रखना चाहिए, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है पुरातात्विक स्रोतों का, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम इसका पूर्ण अवलोकन कर पाते हैं, इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इसको हम ऐसे रख सकते हैं। लेकिन एक और बात है इसके संदर्भ में, वो ये कि ये जो सभ्यता है यहाँ पर लिपि प्राप्त होने लगती है, और यही वजह है कि इसको सभ्यता की श्रेणी में रखा गया है। और लिपि प्राप्त होती है, लिपि को पढ़ा जाना भी शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें अहमद हसनदानी ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। बाद में बहुत सारे लोग हैं, परपोला जी एक विद्वान है, वो इसको, अशोक परपोला, इसको पढ़ने का उनका प्रयास उन्होंने किया। जॉर्ज पौशल भी इसको पढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। वर्तमान में बहुत सारी जनजातियां हैं जो इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें एक जाति है गोंड जनजाति, जो इस बात का क्लेम करती है कि वह सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, और उनके पास भी ऐसी बहुत सारी चित्र हैं जो कि सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते हैं। तो बहुत सारे जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो भी इस बात का क्लेम कर रहे हैं वर्तमान में कि उनकी जो लिपि है वो सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, और उस लिपि के माध्यम से सैंधव लिपि को खोजा जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है, उसको पढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ एक और ट्राइब है, थारू ट्राइब, जो कि सिंधु सभ्यता से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती है। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइबल स्टडीज़, एथनोग्राफिक पैरेलल से जो अध्ययन हो रहा है वो अब धीरे धीरे फोकस कर रहा है लिपि पर काम करने का, लिपि को पढ़ने का, लिपि को समझने का। और अगर भविष्य में ऐसा हो जाता है कि लिपि को भली भांति समझ लिया जाता है, तो ये पूरी तरीके से इतिहासकालिक सभ्यता के तौर पे भी आ सकती है, क्योंकि अभी तक जो हमारा ज्ञान है वो पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इस वजह से अभी हम इसको पूरी तरीके से हम इसको ऐतिहासिक काल में नहीं रख सकते, और इसको हम प्रागैतिहास में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अभी लिपि को पढ़ने का कार्य जारी है। हम अभी पूरी तरीके से हार नहीं माने हैं, अभी इस पे कार्य हो रहा है। इसी कारण से इसको आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के तौर पर भी देखा जाता है।
अब एक और नाम था जिसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी, वो ये कि इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने बताया था कि 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो जाते हैं, दोनों देशों में सिंधु सभ्यता को लेकर के बातचीत होने लगती है। और एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है, वो ये आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब पहचान का। जहाँ आज़ादी के बाद पाकिस्तान सिंधु सभ्यता को अपने पास ले जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पुरास्थल सिंधु के वहाँ पे मिल रहे थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहर उसके पास थे, और वो क्लेम कर रहा था, वो ज़्यादा सभ्य अपने आप को मान रहा था, सिविलाइज्ड मान रहा था। और उसको बहुत फ़ायदा भी उससे हुआ, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे विदेशी जो थे उस क्षेत्र में काम करना चाहते थे, और उस वजह से वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया। तो भारत के पास ऐसी एक पहचान नहीं मिल पा रही थी सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत में अभी तक जो भी पुरास्थल थे बहुत छोटे छोटे पुरास्थल थे आज़ादी के दौर तक। तो पूरी तरीके से सारा जो श्रेय था, सारी जो एडवर्टाइजमेंट थी, सारी जो आइडेंटिटी थी, वो पाकिस्तान में चली गई। तो 1947 के बाद फिर धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसके संदर्भ में काम शुरू हुआ। पुरास्थल की खोजों सर्वेक्षणों का दौर शुरू हुआ, और फिर उत्खननों का दौर शुरू हुआ। और सबसे पहले 1954 में कालीबंगा नामक पुरास्थल खोजा गया अमलानंद घोष जी के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे पुरास्थल खोज करके निकाले गए। कालीबंगा हुआ, लोथल हुआ, रोजदी हुआ, रंगपुर हुआ, बनावली हुआ, और जो है धौलावीरा हुआ, और मांडा हुआ, आलिमगीरपुर हुआ, दैमाबाद, भागत राव और देसलपुर। ऐसे बहुत सारे पुरास्थल खोज करके निकाले गए। और वर्तमान में राखीगढ़ी एक बहुत फेमस पुरास्थल है, जोधपुरा है, और गणेश्वर है। और राखीगढ़ी एक ऐसा पुरास्थल है वर्तमान में जिसमें अभी भी काम चल रहा है। सनौली भी एक पुरास्थल है जिसका हाल ही में उत्खनन किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे पुरास्थल हैं जो अभी भी लगातार कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहे हैं। और जो 1947 के पहले पाकिस्तान के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगह पे मिले, बाद में भारत में जब पुरास्थलों की खोज का दौर शुरू हुआ तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये प्राप्त होने लगे। और इसी वजह से जब भारत में देखा गया तो सरस्वती नदी के किनारे कुछ पुरास्थल मिलने लगते हैं, और इसी वजह से सरस्वती को इसके साथ एसोसिएट कर दिया गया और एक नाम दे दिया गया सिंधु सरस्वती, क्योंकि अब ये भारत की आइडेंटिटी को दर्शाता है। और वर्तमान में हो रहे शोध इस बात को साबित भी करते हैं कि राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा ये सब अपने आप में एक ऐसे बड़े पुरास्थल थे जो कि कभी भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कॉम्प्लेक्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। इनकी अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी, पहचान दिखाई पड़ती है। तो आइए, ये तो एक सामान्य परिचय, एक सामान्य बात थी। हम देखिए कि सिंधु सभ्यता के जो पुरास्थल हैं कहाँ कहाँ तक है, इनका विस्तार क्या है। तो इसके संदर्भ में आप लोग भी इसको देखें। गूगल मैप अगर चाहें तो आप खोल सकते हैं अपने फ़ोन पे, आप खोल करके देखें। तो इसका जो वेस्टर्न किनारा है, जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी भाग है इसका, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास यहाँ पर मिलता है। और वो कौन सा है? वो है संत कांगनडोर। और ये किसके किनारे है? ये दस्त नदी के किनारे है। ये इसका पश्चिमी सिरा है। पाकिस्तान का ये इलाका बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और पाकिस्तान में ये जो सभ्यता है ये बलूचिस्तान प्रांत में, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राप्त होती है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का जो ये इलाका है, यहाँ पर भी सुरतगह और सादगोई ऐसे कुछ पुरास्थल हमें मिल जाएंगे। मुंडीगाक भी एक पुरास्थल है। और इसके बाद अगर हम इसके पूर्वी सिरे को देखें तो पूर्वी सिरा आपको मिलेगा कहाँ? पूर्वी सिरा आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा दूरी है वो है 1400 किलोमीटर की। ये दूरी सुतकांगनडोर से आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है। इसके बाद अगर हम इसके उत्तरी छोर नॉर्दर्न पार्ट को देखें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो इलाका है यहाँ पर कहीं पर आपको मिलेगा मांडा। मांडा एक जगह है, चिनाब नदी के किनारे है। मांडा नामक एक पुरा स्थल है। यहाँ से गुजरात और राजस्थान का एक मिला जुला इलाका है। भगतराव और दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, भगतराव गुजरात में है। तो ये दोनों बेसिकली अगर हम इसको भगतराव माने, इसको दैमाबाद माने, तो दोनों ही इसके दक्षिणी सिरे हैं। तो अगर हम ऐसे इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, फिर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है इस पूरे क्षेत्र में। ये भी इलाका ये भी पूरा क्षेत्र और ये पूरा इलाका, ये सब जो है धीरे धीरे बहुत सारे पुरा स्थल यहाँ पर खोज करके लाए गए। तो पाकिस्तान का जो इलाका है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इनिशिएट जो प्रारंभिक दौर था वो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो आपकी जो सिंधु नदी है वो बेसिकली शिवालिक से निकलती है, और सिंधु की एक सहायक सोहन नदी है जहाँ पे हमें डिफरेंट कल्चर्स, पैलियोलिथिक कल्चर्स भी मिलते हैं। उसके बाद सिंधु नदी वहाँ से निकलती है और ऐसे होते हुए यहाँ पर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये नदी अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान के इस क्षेत्र से होते हुए। यहाँ से ऊपर से कहीं से निकलती है और पाकिस्तान के क्षेत्र से ऐसे होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इस नदी के किनारे ज़्यादातर कंसंट्रेशन हमें दिखाई पड़ता है। और भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में यहाँ से निकल रही है यमुना का जो इलाका है, यहाँ से निकल करके यमुना और घग्गर जो नदियाँ हैं वो ऐसे जा रही हैं। और यहाँ पर यमुना घग्गर नदी बेसिकली, सॉरी यमुना नहीं है, घग्गर नदी है जो कि इस इलाके से होकर के ऐसे जा रही है। और बाद में घग्गर नदी के ही किनारे ज़्यादातर पुरा स्थल हमें मिलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र सिंधु का क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है। और इधर भी कुछ इलाके हैं, इधर भी कंसंट्रेशन है। तो ये पूरा इलाका हमें सिंधु के क्षेत्रों से दिखाई पड़ता है। बहुत सारे सिंधु के पुरास्थल मिलते हैं। तो हमें अगर क्षेत्र वाइज हम बात करें तो अफ़गानिस्तान से सिंधु के हमें पुरास्थल मिल रहे हैं, हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिल रहे हैं, सिंध प्रांत से मिल रहे हैं, बलूचिस्तान से मिल रहे हैं। जहाँ बलूचिस्तान में बहुत प्रमुख पुरास्थल है मेहरगढ़, वहीं पंजाब में मुंडगामरी ज़िले में आपका हड़प्पा स्थित है, वहीं सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदाड़ो और चूहंदड़ो स्थित है। ये कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से स्टेट आपको मिल जाएंगे। भारत में अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट हैं, तो भारत में सबसे पहला स्टेट है वो है ये आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपको पुरास्थल मिलेंगे। मांडा बहुत प्रमुख पुरास्थल है। पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे भी आपको पुरास्थल मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक बहुत फेमस साइट है रोपड़, यहाँ पर एक बहुत फेमस साइट है मांडा। उसके बाद हरियाणा में तो बहुत सारे पुरास्थल है। राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत सारे पुरास्थल हमें मिलेंगे। हरियाणा में बनावली है,
मिताथल है, राखीगढ़ी है, जोधपुरा है और बहुत सारे पुरास्थल हैं। राजस्थान में भी आपकी कालीबंगा है। कालीबंगा बहुत प्रमुख पुरास्थल है। वैसे तो बहुत सारे पुरास्थल हैं, किताबों में दिए होंगे, अभी सिर्फ मैं उस क्षेत्र को बता रहा हूँ। तो कुछ जो प्रमुख पुरास्थल है सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुजरात में बहुत सारे पुरास्थल हमें मिल जाएंगे। गुजरात का जो इलाका है वहाँ पे धौलावीरा है जो कि कच्छ के रन में है। उसके बाद रंगपुर बहुत फेमस साइट है। लोथल बहुत फेमस साइट है। क्यों फेमस है लोथल? क्योंकि लोथल में एक बहुत बड़ा गोदी बाड़ा मिला है, डॉकयार्ड मिला है, जो इस बात को बताता है। और लोथल है कहाँ पे? लोथल इस क्षेत्र पे कहीं पर है जहाँ से ऐसे व्यापार हुआ करता था। व्यापार नीचे से भी व्यापार होता था, ऐसे व्यापार हो रहा था। तो बेसिकली ये व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियाँ इस क्षेत्र से हमें दिखाई पड़ रही थी। तो लोथल है, साथ ही साथ धौलावीरा है। धौलावीरा क्यों फेमस है? धौलावीरा कच्छ के रन में स्थित है। यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के जो नगर है उसमें एक बहुत बड़ा वाटर टैंक मिला है, एक रिजर्वायर के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ 3 फॉर्मेशन, जो शहर का 3 फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर सिंधु के नगर 2 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन धौलावीरा में 3 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। रोजदी एक फेमस साइट है यहाँ पर। रोजदी एक फेमस साइट है। वहीं जो उत्तर प्रदेश है ये वाला पार्ट, यहाँ से आलमगीरपुर तो है ही है, साथ साथ सनौली मिला है बागपत से, एक बहुत फेमस साइट। तो इस तरीके से जो पूरा इलाका है अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये पूरा इलाका जो है वो मिल करके सिंधु सभ्यता का निर्माण करता है। बहुत सारे इतिहासकारों में ये मान्यता थी कि द्रविड़ जाति के लोगों ने मिलकर सिंधु सभ्यता को जन्म दिया है। ऐसा माना जाता था कि द्रविड़ भाषी लोग सिंधु के क्षेत्र में रह रहे थे और वो बाद में जब आर्य आए तो वो नीचे खिसक गए और दक्षिण भारत में चले गए, लेकिन कोई साक्ष्य ऐसे दक्षिण भारत में मिलते नहीं सिंधु सभ्यता से संबंधित। इसीलिए इस मिथक को वर्तमान में कोई बात नहीं करता, इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है जो हमें दिखाई पड़ती है, वो ये कि सिंधु सभ्यता में, क्योंकि एक विभिन्न इलाके में, विभिन्न इको जोन में, विभिन्न परिस्थिति तंत्रों में ये फैला हुआ था, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की निर्जातियाँ मिलती हैं। उन निर्जातियों के संदर्भ में हम लोग की बात हुई थी। कौन कौन सी मिलती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड यहाँ से मिलती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड निर्जाति के लोग यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ से मंगोलाइड फीचर्स के लोग मिल रहे हैं। मंगोलाइड फीचर्स के लोग किन इलाके से मिलेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट यहाँ से भी साक्ष्य हल्के से मिले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं उनके जो फीचर्स हैं वो मंगोलाइड होंगे, मंगोलाइड मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नार्डिक्स भी मिल रहे हैं। नार्डिक कहाँ पे रहते थे? अगर हम देखें तो नार्डिक जो है वो आपके बिलोंग करेंगे हरियाणा वाला इलाका, हरियाणा और पंजाब के इलाके में नार्डिक आपको मिल जाएंगे। मंगोलाइड पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाएंगे। ऑस्ट्रोपेटोलाइड भी पहाड़ी क्षेत्रों में इधर मिल जाएंगे। इसके बाद जो है आपको मेडिटेरियंस मिलेंगे इन इलाकों में। तो कौन से हैं मेडिटेरियंस? मतलब भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय भी लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रोटोस्टोलाइड हो गया, मंगोलाइड हो गया, नार्डिक हो गया, भूमध्य सागरीय हो गया। इसके बाद एक और प्रजाति के लोग जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ से अगर मान लें तो कौन होंगे? वो होंगे आल्पाइन। आल्पाइन लोग भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बाहर के जगह से व्यापार हो रहा था या दक्षिण भारतीय कुछ लोगों के फीचर्स ऐसे थे, तो अगर हम इस इलाके से कुछ लोगों को लें या माने कि दक्षिण भारत, इधर अफ्रीका वगैरह से कुछ लोग आते रहे हो व्यापार के लिए, तो हमें कौन से लोग मिलेंगे अफ्रीकी मूल के? वो हैं निग्रिटोस।
तो निग्रिटोज भी मिलेंगे। तो ऐसी जो 6 प्रजातियां हैं वो हमें यहाँ से भी मिलती है। और क्यों मिल रही हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक फीचर्स हैं, एथनिक एरियाज़ हैं, इको जोन्स हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि मिस्र सिंधु सभ्यता एक लंबे भूभाग में फैली हुई सभ्यता थी, जिसके पुरास्थल हमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का प्रांत आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर की, ये ईरान का इलाका है ये, और ये जो लाइन है बेसिकली ये ईरान और पाकिस्तान को अलग करती है। यहाँ एकदम ईरान बॉर्डर के पास का जो इलाका है वो बलूचिस्तान का है, और बलूचिस्तान का कुछ पार्ट यहाँ पे भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि ईरान में भी बलूची लोग रहते हैं और पाकिस्तान में भी बलूची लोग रहते हैं, और बलूची लोगों का एक गढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के लिए समस्या भी बना हुआ है। साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान का ये इलाका है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वाला जो इलाका है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस इलाके से भी हमें ये बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ये पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका है, ये पंजाब वाला इलाका है जहाँ से बहुत सारे पुरास्थल हमें सिंधु सभ्यता के मिले हैं। ये इलाका जो है वो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जहाँ से मोहनजोदाड़ो और बाकी नगर मिलते हैं। ये इलाका उनका समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ से भी बहुत सारे पुरास्थल मिले हैं। तो इन टोटलिटी हम देखें तो ऐसा कुछ सिनेरियो हमें पाकिस्तान के संदर्भ में दिखाई पड़ता है, और एक लंबी भूमि तक ये फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एक सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो लंबी दूरी तक दिखाई पड़ता है। तो इतनी लंबी दूरी तक विस्तार होने की वजह से विभिन्न तरीके के कल्चर्स, विभिन्न तरीके की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, और इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हमें दिखाई पड़ती हैं पुरानिधियों के तौर पर, और लगातार उनका अध्ययन आज भी वर्तमान में चलता चला आ रहा है। और हो सकता है आने वाले भविष्य में ये जो वैज्ञानिक तकनीक हैं इसके अध्ययन में और ज़्यादा सहायता प्रदान करें, और ज़्यादा नवीन तत्व हमें प्राप्त हों, और उन नवीन तत्वों के माध्यम से हम इस सभ्यता को और बेहतर तरीके से जान पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसकी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे, और बेहतर तरीके से और अच्छी जानकारी के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः याद दिला दूँ, उड़ान द फ्लाई के इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को देखें, और साथ में पढ़ रहे और भी वीडियोस को आप देखते जाएं। आपकी आने वाले भविष्य के लिए वो बहुत उपयोगी होंगे, और आशा करता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से आप तक ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। और आपके जो प्रश्न हैं वो मैं बहुत जल्दी एक प्रश्न उत्तर का सेशन एक साथ लेके आऊँगा, क्योंकि कई प्रश्न एक साथ आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 या 2 प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ा सा सामान्यतः दिक्कत आती है। तो फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।